Lectures on modern history of India of spectrum, and in the last class we started with the first chapter, that is sources for history of modern India. Now this is the part 2 of the same chapter, so let's continue. Okay, so last class may I asked you to find out something, that is first one was when did the EIC arrived in India, right? Second, I think I asked you when did Battle of Plassey happen, and third I think I asked you sack of Calcutta in 1756, right? I think yeah, these were the questions I asked you. Okay, चलिए आज इसके आंसर्स देख लेते हैं हम. Okay, see, East India Company arrived in India in 1608 and 1609. ठीक है. सो या कैप्टन विलियम हॉकिंस थे जो अपनी शिप लेके जहांगीर के कोर्ट में आए थे ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ सिक्योर करने के लिए. बेसिकली वो आए थे सूरत में एक ट्रेडिंग पोर्ट बनाने के लिए, राइट, एक ट्रेडिंग फैक्ट्री बनाने के लिए आए थे. ठीक है, इसको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस करेंगे. थर्ड चैप्टर है आपका, ठीक है, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स इसकी मिलेंगी. सेकंड, मैंने आपसे पूछा था कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था एंड सेक ऑफ कैलकटा 1756 आखिर क्या है. देखिए, बैटल ऑफ प्लासी हुआ है आपका इसी ईयर में 1756 में, एंड सेक ऑफ कैलकटा कुछ नहीं है, बहुत ही पॉपुलर ब्लैक होल ट्रेजेडी है. आपने शायद इसके बारे में पहले सुना भी हो. तो बेसिकली मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ आपको कि हुआ क्या था. देखिए, बैटल ऑफ प्लासी से पहले जो नवाब हैं बंगाल के सिराजुद्दौला, उनको पसंद नहीं आता है कि जो आपकी ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कैलकटा को फोर्टिफाई करना शुरू कर देती है, राइट, फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर देती है कैलकटा का. तो ये चीज़ नवाब ऑफ बंगाल को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो डिसाइड करते हैं कि हम कैलकटा को सीज कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, तो ये बैटल ऑफ प्लासी के पहले का इंसिडेंट है. और इसमें होता क्या है कि एक छोटे से रूम में क्या करते हैं सिराजुद्दौला, ऐसा माना जाता है, देखिए ऐसी स्टोरी है, ये प्रूव्ड नहीं है, कई लोग इसको मानते नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कुछ 146 इंग्लिश मैन को उन्होंने एक छोटे से रूम में जो है हडल कर दिया, मतलब घुसा दिया था ज़बरदस्ती, एंड 123 ऑफ देम डाइड. उनमें से सफोकेशन की वजह से 123 डाइड. तो इसी को नाम दिया गया है ब्लैक होल ट्रेजेडी का, एंड जिसको सैक ऑफ कैलकटा भी कहा जाता है. इसके बारे में अगेन हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे. बैटल ऑफ प्लासी हम पूरा पढ़ेंगे, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके बीच में हुआ. ठीक है, अभी के लिए दिस मच इज़ इनफ. ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर लेक्चर के साथ. लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और 2 क्वेश्चंस किए थे बेसिकली हमने. और सेकंड क्वेश्चन में ये था कि आपको डिटेल्स में वो सारे सोर्सेज बताने थे, वो सारे आर्काइवल सोर्सेज बताने थे जिसके थ्रू मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कंस्ट्रक्ट किया गया है, राइट. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में जो देखा था, जहाँ पे हमने छोड़ा था, इट वॉज फॉरेन रिपोजिटरीज. आगे आज हम करेंगे विद बायोग्राफीज, मेमोयर्स एंड ट्रैवल अकाउंट्स. ठीक है, चलिए, ठीक है. तो इंडिया में जो डिफरेंट ट्रैवलर्स आए हैं, ट्रेडर्स आए हैं, मिशनरीज आए हैं और सिविल सर्वेंट्स आए हैं, इनके खुद के कुछ पर्सनल अकाउंट्स हैं. इन्होंने कुछ किसी ने कोई बुक लिख दी है, किसी ने ऐसे ही कैजुअल वे में कहीं कुछ नोट्स बना दिए हैं. तो इनके अकाउंट्स भी जो है इम्पॉर्टेंट है और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हिस्ट्री के लिए. जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में आप देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, बिशॉप हेबर्स जर्नल एंड एबे डुबोइस हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स. ये इनका जर्नल है, बिशॉप हेबर्स का जर्नल है, एंड एक डुबोइस जी का एक हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स एक राइटिंग है, जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक लाइफ है जो इंडिया की, उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है. कौन से पीरियड में, जब इंडियन पावर्स जो है धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी और ब्रिटिश का राइज हो रहा था, राइट. देखिए, औरंगज़ेब के बाद जो है जनरल आइडिया होगा आपको कि औरंगज़ेब के बाद मुग़ल एम्पायर तो बिल्कुल डिक्लाइन होना बहुत रैपिडली स्टार्ट हो गया था. और उसके बाद जब डिसइंटीग्रेशन हो गया इंडिया का, इंडिया जो है छोटे छोटे पावर्स में डिवाइड हो गया, छोटे छोटे एम्पायर्स में डिवाइड हो गया, तो उस टाइम पे जो डिक्लाइन हो रहा था इंडियन पावर्स का और साइमल्टेनियसली कैसे ब्रिटिश का कंसोलिडेशन हो रहा था, ब्रिटिश पावर का इंडिया में कंसोलिडेशन हो रहा था,
उसका हमको थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, वो इनके राइटिंग्स के थ्रू पता चला है। नेक्स्ट कुछ आपके फेमस ब्रिटिश ट्रैवलर्स रहे हैं जिन्होंने ट्रैवल अकाउंट्स दिए। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जॉर्ज फॉस्टर हैं, जेम्स बर्नेस हैं। इनका एक राइटिंग है, नैरेटिव ऑफ अ विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंधे। एंड देयर इज़ अनदर वन, अलेक्जेंडर बर्नेस। इनकी राइटिंग्स हैं, ट्रैवल्स इनटू बुखारा। देखिए, ये एज सच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैंने इसीलिए देखिए आपको सभी जो ट्रैवलर्स हैं उनके नेम्स इंक्लूड नहीं किए, उनका एग्जाम्पल नहीं दिया, क्योंकि ऐसा देखा गया यूपीएससी में इन पे क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं आते हैं। अगेन बस हाँ, मेंस में आंसर राइटिंग के लिए आपको जनरल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और स्टेट पीसीएस में लेकिन कई बार ये लोग पूछ लेते हैं, लेकिन अभी तक जहाँ तक है मैंने इतना डीप में थोड़ा इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। बट हाँ, एक जनरल आइडिया आपको अगेन होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज, और कुछ हमारे नॉन ब्रिटिश ट्रैवलर्स भी आए हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है विक्टर जैक्वेमॉन्ट का। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है, लेटर्स फ्रॉम इंडिया डिस्क्राइबिंग अ जर्नी इन द ब्रिटिश डोमिनियंस ऑफ इंडिया, तिब्बत, लाहौर एंड कश्मीरी ड्यूरिंग द ईयर्स 1828 to 1829, सॉरी ड्यूरिंग द ईयर्स 1828 1829 to 1831, राइट। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसमें? बायोग्राफीज, मेमोइर्स एंड ट्रैवल अकाउंट्स में। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं दूसरे क्या सोर्सेज हैं। फिर हैं आपके न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हैं ये। कुछ ऐसा सोर्स है कि जब से न्यूज़पेपर्स आना शुरू हुए हैं, जब से प्रिंटिंग शुरू हुई है, तो न्यूज़पेपर जो है, आई गेस उस टाइम पे जब अभी तक ये डिजिटाइजेशन नहीं हुआ था। ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। या सो या जब तक डिजिटाइजेशन नहीं हुआ था, तब तक न्यूज़पेपर्स, रेडियो, यही इंपॉर्टेंट सोर्सेज हुआ करते थे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का। और इंडिपेंडेंस से पहले तो न्यूज़पेपर और जर्नल्स का बिगेस्ट रोल रहा है नेशनल मूवमेंट को स्प्रेड करने में। तो 19th और 20th सेंचुरी के जो न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स हैं, जो दोनों ही इंग्लिश में भी और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी पब्लिश हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं इन्फॉर्मेशन का। नेक्स्ट पॉइंट इज योर, देखिए ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया का पब्लिश किया था, विच वॉज बंगाल गैजेट और कैलकटा जनरल एडवर्टाइजर, ठीक है। तो आप ये प्लीज़ यहाँ पे एक तो आपको ईयर याद रखना है, 1780 आपको याद रखना है, प्लस ये नेम याद रखना है। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ओके। या थर्ड पॉइंट इज योर कैलकटा गेजेट, मतलब इसके अलावा भी कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स रहे हैं। उनमें आपका आता है जैसे कैलकटा गेजेट है 1784 का, मद्रास कुरियर है 1788 का, देन इज़ योर बॉम्बे हेराल्ड 1789। ये जो न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स हैं, ये बेसिकली इनिशियल में जब ये नए नए आना शुरू हुए थे, प्रिंटिंग इनकी शुरू हुई थी, तब ये प्राइमरीली फोकस किस पे करते थे? जो यूरोपियंस हैं और एंग्लो इंडियंस हैं उनके एंटरटेनमेंट पे फोकस करते थे। कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ चल रही हैं, क्या रूल्स चल रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, उस पर उनका ज़्यादा फोकस नहीं था। और एंटरटेनमेंट वाला मटेरियल ज़्यादा हुआ करता था, जैसे कह लीजिए आप एडवर्टीज़मेंट से रिलेटेड, एडवर्टीज़मेंट्स बहुत हुआ करते होंगे शायद न्यूज़पेपर में, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा न्यूज़ होती होगी, राइट। तो बेसिकली जो रूरल मासेस को, रूरल मासेस प्लस जनरल सिटीजन्स आई शुड से, उनको एडुकेट करने के पर्पस से और उनको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के पर्पस से ये नहीं थे बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर सेकेंड हाफ और 19th सेंचुरी से लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आपको सीन में दिखेंगे कुछ डिस्टिंग्विश्ड और फियरलेस जर्नलिस्ट, ठीक है। और इनफैक्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग फादर्स हैं, उनमें से 1/3 तो जर्नलिस्ट ही थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन कब हुआ है? 1885, ठीक है। गुड। नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट हम पब्लिकेशंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं बहुत सारे पब्लिकेशंस दिए हैं, डरिए नहीं,
इम्पॉर्टेंट हैं, सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपको सब पढ़ने हैं, बट वही आप बार बार पढ़ेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। एंड इनफैक्ट इस बुक के एंड में आप अगर देखेंगे, पीडीएफ है अगर आपके पास, तो एंड में आप जाइएगा, वहाँ पे एक पूरी लिस्ट दी हुई है पब्लिकेशन की, क्रोनोलॉजी में ईयर वाइज ईयर दी हुई है। तो ये वाला लिस्ट और वो वाला लिस्ट प्लीज़ आप मैच करिएगा एक बार, अगर उसमें कुछ छूटा हुआ है यहाँ से तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप एक बार इसको गो थ्रू करने के बाद जब भी आपको उसको रिवाइज करना हो तो आप पीछे वाली लिस्ट फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ योर द हिंदू। देखिए, जो आप लोग खुद ही फॉलो करते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स बेसिकली जो फॉलो करते हैं, देखिए कितना पुराना न्यूज़पेपर है आपका। तो ये द हिंदू और स्वदेशामृतन, ये जी सुब्रमण्य अय्यर की एडिटरशिप के अंडर स्टार्ट हुआ था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। या नेक्स्ट इज़ योर केसरी एंड महारत्ता, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी एंड महारत्ता स्टार्ट किया है। ओके, नेक्स्ट इज योर बंगाली अंडर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। देखिए, ये जो आप नेम्स अभी यहाँ आपको पढ़ने को मिल रहे हैं, ये सब आप धीरे धीरे जानेंगे इनका कब, कैसे और क्या रोल रहा था नेशनल मूवमेंट में। तो अभी आप एक जनरल आइडिया यहाँ पे ले लीजिए। ओके, देन यू हैव या अमृता बाजार पत्रिका, ये है आपकी शिशिर कुमार घोष की और मोतीलाल घोष की। देन यू हैव योर सुधारक, गोपाल कृष्ण गोखले जी का है ये। फिर आपका इंडियन मिरर अंडर एन सेन। देन यू हैव वॉइस ऑफ इंडिया अंडर दादा भाई नौरोजी। Then you have Hindustan and Advocate under G.P. Verma. Then you have Tribune and Akbar-e-Aam, पंजाब में था ये, पंजाब में पब्लिकेशन हो रही थी ये। देन यू हैव इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, कल एंड गुजराती, इसका पब्लिकेशन बॉम्बे में हो रहा है। देन यू हैव सोम प्रकाश, बंगा निवासी एंड साधरणी इन बंगाल। ठीक है, ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं। देन यू हैव योर इंडियन अच्छा, ये जो पब्लिकेशंस हैं ये सारे इंडिया में पब्लिश हो रहे थे, ये सारे न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स और वीकली मैगजीन्स, फोर्टनाइटली मैगजीन्स, ये सब इंडिया में पब्लिश हो रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया पब्लिश हो रहे थे। उनमें से इम्पॉर्टेंट है आपका इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये लंदन में पब्लिश हो रहा था बाय हूँ, श्याम जी कृष्ण वर्मा। देन यू हैव योर वंदे मातरम, ये पेरिस में हो रहा था, मैडम कामा, मैडम भिकाजी कामा के अंडर हो रहा था। देन यू हैव तलवार, ये बर्लिन में हो रहा था, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी के अंडर। एंड देन यू हैव योर गदर, सैन फ्रांसिस्को में हो रहा था, लाला हरदयाल। नाउ प्लीज़ डोंट लेट मी टेल यू कि ये सब कहाँ पे हैं लोकेशंस, आप प्लीज़ फाइंड आउट कीजिए। वेर इज सैन फ्रांसिस्को, जिनको नहीं पता है प्लीज़ फाइंड आउट कीजिए, बर्लिन का है। बाकी पेरिस और लंदन सभी जानते हैं कहाँ पे हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, 6th पॉइंट पर आते हैं। ओके, तो ये जो न्यूज़पेपर्स है क्या बताते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? दे डिपिक्ट द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, किस तरीके की सोशल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, रूरल लोगों की क्या लाइफ है, अर्बन लाइफ कैसी है, इन सब के बारे में इन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। और फ्रीडम स्ट्रगल की ट्रैक किया है इन्होंने, उसके मेजर इवेंट्स ये ट्रैक किया उन्होंने, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमको न्यूज़पेपर से मिलती है। भाई डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अब जब आप बुक्स में पढ़ते हैं किसी भी फ्रीडम स्ट्रगल को, तो वो बहुत ही डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, जबकि न्यूज़पेपर्स में आपको एवरीडे, उस टाइम पे सोचिए फ्रीडम मूवमेंट जब चल रही थी तो वहाँ तब तो डेली बेसिस पे क्या इवेंट्स हो रहे हैं वो डेली पब्लिश हुआ करते थे। तो सोचिए कितना वाइड स्केल पे और कितने वेरियस डायमेंशंस के साथ जो है वो कवर किया गया होगा उन न्यूज़पेपर्स में, और वो कितना इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री को और इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, राइट। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज़ योर ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस देखिए, मैंने पहले भी बताया था आपको लेक्चर 1 में, कुछ नहीं है, जो भी आपके फोक टेल्स होते हैं, आप ओरली जो चीज़ बताते हैं, जो भी अकाउंट्स हैं, स्टोरीज़ हैं, ओरली जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हुई हैं, ठीक है, वो आपके ओरल एविडेंसेस होते हैं। लेकिन हिस्टोरियन ज़्यादातर क्या है, इनको एक्सेप्ट नहीं करते एज ऑथेंटिक सोर्स। दे आर सेप्टिकल ऑफ द वेरासिटी ऑफ द ओरल हिस्ट्री। बेसिकली वेरासिटी का मतलब है कि ऑथेंटिसिटी या एक्यूरेसी एक्यूरेट नहीं मानते हैं ओरल एविडेंस को कुछ हिस्टोरियंस, बट नॉनदलेस दे आर इंडीड इम्पॉर्टेंट। ओके,
ओके, नेक्स्ट इज़ योर क्रिएटिव लिटरेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिव लिटरेचर। ये बेसिकली आपका 19th सेंचुरी, मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी के बाद एमर्ज हुआ है। खासकर इसमें पहला नेम आता है आपका बंकिम चंद्र चैटर्जी का। ये उस टाइम के बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं और इनके नॉवेल्स ज़्यादातर हिस्टोरिकल होते थे। हिस्टोरिकल मतलब जो इंसिडेंट्स पास्ट में हो चुके हैं उस पर ये नॉवेल्स लिखा करते थे, जिसमें बहुत ही फेमस आप सब ने सुना होगा आनंद मठ है 1882 की। यहाँ पर इसी आनंद मठ से ही हमारे वंदे मातरम के लिरिक्स लिए गए हैं और आनंद मठ में इन्होंने सन्यासी रिवोल्ट को भी डिपिक्ट किया है। ठीक है, 1760 का सन्यासी रिवोल्ट था, वहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। अब आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि सन्यासी रिवोल्ट आपका कब हुआ था, और सॉरी कब हुआ यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ था, राइट, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उनका लास्ट नॉवल था राजसिम्हा। सेकंड आपके इंपॉर्टेंट राइटर है ईचाराम सूर्यराम देसाई। ये मिडाइवल गुजराती लिटरेरी हिस्ट्री के स्कॉलर हैं, गुजराती हैं ये। इनकी पहली नॉवल थी हिंद आने ब्रिटानिया, और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन नॉवेल्स है जो पॉलिटिकल ओवरटोन्स के लिए जानी जाती है। मतलब अब थोड़ा सा पॉलिटिकली, जैसे कई राइटर्स हैं जो नॉवेलिस्ट हैं वो सटायर करते हैं, पॉलिटिकल सटायर्स करते हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही है उनके ऊपर भी लिखते हैं, तो ये उस कैटेगरी में मानी जाती है। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन नॉवेल्स। देन थर्ड इज जो तमिल राइटर्स हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट, गिरिजा देवी, आप सबने इनका नाम सुना होगा। एंड देन इज राम तीर्थमल, जिन्होंने मोहन्ना लिखी है, मोहन्ना राजनी लिखी है, एंड आपके दासीकालीन मुसावलाई भी लिखी है। गिरिजा देवी जी ने लिखी है मोहना राजनी, और रामा तीर्थमल ने लिखी है दासीकालीन मुसावलाई। ठीक है, नाम्स आई नो थोड़े से डिफ़िकल्ट है, प्रोनाउंस करने में भी डिफ़िकल्टी होती है एंड रीड करने में भी, बट अगेन दिस इज़ व्हाट यू डिसाइडेड, राइट, यू डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। ओके, सो ऑल द बेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट, तो ये नॉवेल्स जो है इन्होंने बहुत ही अच्छे से सोशल लाइफ को बहुत अच्छे से डिपेक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ फोर्थ पॉइंट इज अ जीवी कृष्ण राव। इन्होंने लिखी है कीलू बोमलू, इंग्लिश में इसका मतलब है द पपेट्स, एंड तेलुगु में लिखा है इन्होंने। ये बेसिकली मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर बताता है रूरल पीपल का। तो आप देख रहे हैं कि नॉवेल्स जो है कुछ मेन लीग से हट के आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल इवेंट्स से हट के आपको एक डेली लाइफ जो है रूरल पीपल की या कॉमन सिटीजन्स की जो डेली लाइफ्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ वाइकोम मोहम्मद बशीर। इन्होंने मलयालम में लिखा है, इनका फेमस नोवेल है बाल्य काल सखी। ठीक है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स इन इंग्लिश, और ये एक ट्रेजिक टेल है लव की। देन सिमिलरली है आपके थकजी शिवा शंकरा पिल्लई। इन्होंने मलयालम में ही लिखा है, और इनके दो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, दैट इज़ तोतियुदे मकान, दैट इज़ सन ऑफ स्केवेंजर, एंड चिमीन श्रिम्स। ओके, देखिए मेरा प्रोनाउंसिएशन, आई एम रियली सॉरी द पीपल हु आर द स्टूडेंट्स स्पेशली हु आर फ्रॉम साउथ इंडिया, अगर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा ऊपर नीचे हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, या देन सेवन्थ पॉइंट इज़ योर कि ये जो नॉवेल्स हैं आपको सोशल लाइफ के बारे में बताते हैं, दे गिव द सोशल मिलियो ऑफ द डेज दे रिलेट टू। नेक्स्ट इज योर पेंटिंग्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, एंड ये आपको सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल लाइफ के बारे में, कॉलोनियल पीरियड में जिस तरीके की लाइफ थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका कंपनी पेंटिंग्स, जिनको पटना कलाम पेंटिंग्स भी कहा जाता है। आई एम सॉरी, या ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पैट्रनेज में ही एमर्ज हुए हैं, तो आपको याद रखना है पटना कलाम पेंटिंग्स, जिनका दूसरा नाम है कंपनी पेंटिंग्स, और इसको किसका पैट्रनेज मिला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये क्या बताते हैं, दे पिक्चराइज द पीपल एंड सीन्स एज दे एग्जिस्टेड एट दैट टाइम, राइट। कि लेट्स से एग्जाम्पल, एक सीन है, लेट्स से एक एक रूरल एरिया है, एक विलेज है जहाँ पे एक हट बना हुआ है, उसके बाहर देर इज़ अ लेडी, अ वुमेन सिटिंग, एंड मे बी शी इज़ कुछ हस्किंग कर रही है, या फिर जैसे गांव में होता है कि वो चावल साफ़ कर रहे हैं, गेहूं साफ़ कर रहे हैं, ऐसा कोई सीन है। वहीं साइड में 2-3 चिल्ड्रन आर प्लेइंग, एंड देन साइड में द फार्मर्स आर वर्किंग ऑन देयर फील्ड्स। तो इस तरीके की पिक्चराइजेशन की ऑन द स्पॉट क्या सीन चल रहा है उसका पिक्चराइजेशन एज दे एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। ठीक है,
देन ट्रेड्स हो गए, आपके फेस्टिवल्स हो गए, डांसेस हो गए, लोग क्या पहनते थे, कैसा अटायर था उनका, किस तरीके के काम करते थे, उन सब का पिक्चराइजेशन। कंपनी पेंटिंग्स जो 19th सेंचुरी तक काफ़ी पॉपुलर रही थी, लेकिन जैसे ही फोटोग्राफी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई उसके बाद ऑब्वियसली ये थोड़ा सा इनका पॉपुलैरिटी कम हो गई, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज़ योर पिक्टोरियल इमेजेस जो ब्रिटिश और इंडियंस ने प्रोड्यूस किए हैं, जैसे आपके जनरल पेंटिंग्स होती हैं, पेंसिल ड्राइंग्स होते हैं, पोस्टर्स हैं, कार्टून्स हैं, एचिंग्स हैं, बाज़ार प्रिंट्स हैं, ये सभी इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं और ये खासकर आपको बताते हैं जो 1857 का रिवोल्ट हुआ है उसके बारे में आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम कॉमेमोरेट द ब्रिटिश हीरोज़। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर इनमें से कुछ पेंटर्स आपके इंग्लिश मैन रहे हैं या इंग्लिश पेंटर्स रहे हैं तो दे विल ट्राई टू पोर्ट्रे समथिंग जो ऑब्वियसली उनको पॉपुलराइज करेगा। तो जब रेबेलियंस हुआ करते थे, अभी मैंने आपको जैसे पहले पीछे बताया सन्यासी रिवोल्ट हुआ है, तो इस तरीके के बहुत सारे रिवोल्ट्स हमने थ्रू आउट हिस्ट्री देखे हैं और इंग्लिश ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको सप्रेस भी किया है। तो काफ़ी सारे ऐसे पेंटर्स इंग्लिश के हुए हैं जहाँ वो इस तरीके से पेंटिंग करें जहाँ पे दिखाया जा रहा है इंग्लिश को, उन रेबल्स को रिप्रेस करते हुए, और ये माना जा रहा है कि जो इंग्लिश कर रहे हैं वो एक बहुत ही हीरोइक एक्शन है, ठीक है। इसमें आपका एक एग्जाम्पल आता है रिलीफ ऑफ लखनऊ, जिसको थॉमस जोन्स बार्कर ने पेंट किया है। सिमिलरली एक और आपका इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है इन मेमोरियम जोसेफ नॉयल पिटॉन का। इन्होंने 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके 2 साल इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेंटिंग है, वहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि इंग्लिश वेमेन है, चिल्ड्रन है, एक सर्कल में उनको हडल कर किया हुआ है, पास पास खड़े हुए हैं वो लोग और हेल्पलेस दिख रहे हैं, इनोसेंट दिख रहे हैं और शायद उनको मे बी उनको मारा जाने वाला है या उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया जाने वाला है, इस तरीके का सीन दिखाया हुआ है। तो ये जो पेंटिंग्स हैं आपके म्यूटिनी पीरियड दैट इज़ रिवोल्ट को डिपिक्ट कर रहे हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स बता रहे हैं। देखिए हर स्टोरी के मल्टीपल साइड्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कॉइन के 2 साइड्स होते हैं। सिमिलरली किसी भी इवेंट के, इंसिडेंट के भी मल्टीपल साइड्स होते हैं, उसके ऊपर मल्टीपल ओपिनियंस होते हैं, व्यू पॉइंट्स होते हैं। तो सिमिलरली जैसे अगर आप किसी इंडियन से पूछेंगे तो उसका एक अलग व्यू होगा, एंड अगर आप किसी ब्रिटिशर से पूछेंगे तो उसका एक अलग व्यू होगा, और दोनों ही कोशिश ये करेंगे कि वो अपने कॉज को सपोर्ट करें, ठीक है। तो इस तरीके के जो सोर्सेज है, जब पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स की हम बात करते हैं तो ये एक आपको डिफरेंट एस्पेक्ट प्रोवाइड करते हैं किसी भी इवेंट का, इंसिडेंट का, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज़ योर कालीघाट पेंटिंग्स जो कैलकाटा में पॉपुलराइज थी 19th सेंचुरी में। इन्होंने मिथोलॉजिकल फिगर्स, ऑर्डिनरी पीपल जो अपनी एवरीडे लाइफ्स में कैसे एंगेज्ड हैं और सोशल चेंजेस क्या हो रहे हैं सोसाइटी में, इन 3 चीज़ों को डिपिक्ट किया। क्या क्या डिपिक्ट किया है? मैथोलॉजिकल फिगर्स, ऑर्डिनरी पीपल एंगेज्ड इन द एवरीडे लाइव्स एंड सोशल चेंजेस, और ज़्यादातर इन्होंने सोशल इवल्स को उस टाइम के डिपिक्ट करने की कोशिश की। तो देखिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि उस टाइम पर भी पेंटिंग्स के थ्रू जो पेंटर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, दे आर रेजिंग देयर वॉइसेस थ्रू पेंटिंग्स अगेंस्ट सोशल इवल्स। नेक्स्ट 6 पॉइंट इज़ योर 19th सेंचुरी के लास्ट डेकेड्स में एक नया आर्ट मूवमेंट सामने आया है जिसको उसका स्टिमुलस मिला है ग्रोइंग नेशनलिज्म इन इंडिया से। उस टाइम पे जो नेशनलिज्म ग्रो कर रहा था तो उसकी वजह से एक नया आर्ट फॉर्म सामने आया जिसके एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं नंदलाल बोस के थ्रू और राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा बहुत ही फेमस नेम है, आप सब जानते होंगे। ये इस न्यू ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ बंगाल स्कूल जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एस्टेब्लिश किया था। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के नेफ्यू थे। इनके साथ E.B. हेवेल और आनंद केंटिश कुमारस्वामी, इन्होंने मिलकर बंगाल स्कूल को एस्टेब्लिश किया था। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट या पेंटिंग्स कह सकते हैं आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों नाम आप प्लीज़ याद कर लीजिए बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स या आर्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर
कि ये जो पेंटिंग्स हैं, ये जो नया ट्रेंड है पेंटिंग्स का, जिस ये आनंद लाल बोस जी ने और अबंद्रनाथ टैगोर जी ने जो स्टार्ट किया है, ये भी इंडियन माइथोलॉजी पे फोकस करते थे, कल्चरल हेरिटेज पे फोकस करते थे, और मॉडर्न आर्ट मूवमेंट को स्टडी करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है। सो यहाँ पे अब ये लेक्चर आपका ख़त्म होता है, एंड प्लीज़ आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू, आप अपने नोट्स बनाइए, एंड या रिवाइज करने में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।